नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका कारण ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपने पिछले 3 से 4 सालों से एमपीपीएससी में कंटिन्यू हर एग्जाम्स में एमपीपीएससी एक दो क्वेश्चन जो है वो पंच कर रही है। और अभी तक हम जैसे गाइड्स वगैरह में जो पढ़ते हैं तो उसमें हमें आंसर्स तो मिलते हैं बहुत अच्छे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते। लेकिन आज हम ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो सेंसस पे जो आंकड़े हैं उनसे पूरा एक स्टडी करेंगे। देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति संबंधी जिलेवार आंकड़े क्या हैं, लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर संबंधी क्या मुद्दे हैं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि हम और क्या सुधार आपके लिए कर सकते हैं बताइए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। अच्छा, दूसरा ये कि भाई ये जो वीडियो है ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। और साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो ये आपको ना केवल एमपी के पीएससी और अदर जो भी एग्जाम्स हैं जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इंजीनियरिंग सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, उसमें हेल्प करेगा, बल्कि ये एमपीपीएससी के मेंस में भी काफी हेल्पफुल होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम देखें जनजातीय आबादी के परिदृश्य को, हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। अगर टेक्निकली 2011 की जनगणना को देखा जाए तो भारत में शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन 8.6% थी, यानी देश की कुल आबादी का 8.6% थी। और मध्य प्रदेश में ये 21.1% थी। तो ये तो साफ क्लियर है कि मध्य प्रदेश में देश की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी लगभग अगर कहा जाए कि 3 गुना, मोटा मोटा मान रहे हैं अभी हम, जनजातीय आबादी है। और मध्य प्रदेश के अंदर हर पांचवा व्यक्ति जनजातीय आबादी से आता है, क्योंकि 21.1% हमारी आबादी है। ठीक है। और ये बड़ी है। 2001 में हमारी जो जनजातीय आबादी थी मध्य प्रदेश में वो 20.3% थी, जो बढ़कर 21.1% हो गई। ये एक अपने को याद रखना। अब यहाँ आपको एक और अनोखी चीज जो है दिख रही है। देखिए, पहले तो ये है कि जनजातीय आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो ही रही है। 71 की जो जनगणना थी उसमें 16.5 रही, फिर 19.2 हो गई, फिर उसके बाद जो है वो 19.9, फिर 20.3, फिर 21.1%। अब यहाँ एक अनोखी बात आपको दिख रही होगी कि 21.1% आबादी तो हमारी शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन मोस्टली जो आबादी है वो गांव में रह रही है। क्योंकि इसमें आप देखिए 27.2% और 5.2%, यानी अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो शहरी जनजातीय आबादी ना के बराबर है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा भी होगा कि अभी राज्य सरकार जितने प्रयास कर रही है वो सब जो है वो अगर कहा जाए ग्रामीण आबादी को ही फोकस करके कर रही है। मतलब जितना भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश शासन के जो प्रयास हैं इस समय, जो एफर्ट्स मध्य प्रदेश शासन लगा रही है वो ग्रामीण आबादी को ही फोकस करके लगा रही है। जैसे सिंपल सी बात करें हम कि भाई अभी हमने देखा कि पेसा एक्ट लागू हुआ। अब पेसा एक्ट जो है वो जिन 20 जिलों की 89 ब्लॉक में लागू हुआ, जो कि ट्राइबल ब्लॉक से हमारे यहाँ, उसमें ज्यादातर जो है वो आप सोचिए बड़ी मतलब आप सोच के देखिए कि मतलब 5,254 जो है वो ग्राम पंचायतें उसके अंदर आ रही। तो इससे सिद्ध है कि ये एक आंकड़ा तो हमारे लिए मतलब बेसिक सा हो गया। अब इसको अगर हम इस आंकड़े को थोड़ा सा ऊपर ले लें, हम इसको मतलब संख्यावार देख लें, तो संख्यावार में भी हमको दिख रहा है कि देश में मोटा मोटा माने तो 10 करोड़ आबादी 2011 के हिसाब से ना, 10 करोड़ 45 लाख जो है वो 45,000। हमारे मध्य प्रदेश में 1,53,16,784, यानी अच्छा खासा फिगर है। इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है ये देखिए आप। 1 करोड़ मतलब वो जो इसके पहले वाले आंकड़े में उतना नहीं समझ पड़ेगा आपको। 1,53,16,786 लोग जो है वो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं 2011 में। और उन 1 करोड़ यानी 1.53 करोड़ लोगों में 1.42 करोड़ लोग केवल गांव में रहते हैं। केवल और केवल 10,39,39,910 लोग शहरों में रह रहे हैं। सोचिए, यानी पूरा सरकार का फोकस होना चाहिए कि जो जनजातीय आबादी में गांव से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करे, उनका निदान करे, जिससे कि कम से कम वो मुख्य धारा से जो है जुड़ पाए। और जो है वो मतलब जो चैलेंजेस हैं वो सब धीरे धीरे क्या हों, खत्म। तो ये आंकड़ा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। यानी दोनों आंकड़े आपको याद रखना है क्योंकि फिगर्स आजकल बहुत आने लगे हैं।
कि एक तो ये वाला 1,53,00,000 वाला, दूसरा जो है वो 1,42,00,000 वाला, और एक जो है वो ये जो है वो 10,39,000 वाला। और परसेंटेज भाई मैंने ये बताई दी आपको। अब थोड़ा सा हम देखें कि क्या इस स्थिति में हम ही हैं, यानी जो अभी हमने 1,53,00,000 की बात करी, तो यहां से तो हम थोड़ा बढ़े। अब हम ओवरऑल इंडिया में देखें, तो इंडिया में अगर हम जैसे टॉप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर जो मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हम लक्षद्वीप चले जाएं, राज्य हैं उनमें हम नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे मिजोरम। अगर कोई पूछता है कि भाई भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी सबसे अधिक है, तो आप बोल सकते हो कि मिजोरम में सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार वहां की जो जनसंख्या है उसमें, लेकिन परसेंटेज में अब अगर हम मिजोरम से अगर ऐसे हमारे राज्य से तुलना करें तो कुछ भी आबादी नहीं है। ठीक है, मतलब 15 मिजोरम, जैसे यहाँ 10,97,000, 15 मिजोरम आ जाए हमारे यहाँ, इतनी आबादी है। तो परसेंटेज वाइज तो ठीक समझ पड़ रहा है। ठीक है, अगर कहा जाए कि भाई परसेंटेज वाइज जो है वो कहानी जो है वो ये हमको समझ पड़ती है, ऐसे जो है वो हमको जो है वो समझ नहीं पड़ती। तो टॉप और बॉटम में हमको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो लक्षद्वीप जो है उसमें 94.8% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब से, ये पहला। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि जो स्टेट्स हैं उनमें बात करें तो मिजोरम में 94.4% आबादी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से। बाकी हम छोड़ दें, हमारे लिए कोई काम का नहीं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप ध्यान समझिएगा कि जो बॉटम स्टेट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश में केवल 0.6% आबादी, और वो भी गांव में रहती है, शहर में जाओगे तो जीरो ही मिलेगी। इसी देखो, इनको लिंक करना भी सीखो क्वेश्चंस को। अब आप इसको ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश में 0.6% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की, एसटी की। जब इतनी कम है तो ये तो साफ सुथरी सी बात है कि कोई पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो आंसर इज जीरो। और जब आबादी नहीं है तो आप सीटें कैसे रिजर्व करोगे लोकसभा में, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन कर ही नहीं पाओगे। तो एक तो ये है कि भाई ये आंकड़ा हमको यहाँ पर याद रखना है। अब ये आंकड़ा तो चलो ठीक है, टॉप और बॉटम में हमको कम से कम एक एक आंकड़ा पता होना चाहिए। हम सबसे पहले अपने आजू बाजू वाले राज्यों में जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि अब ये रूरल और अर्बन वाला जो है वो हमारे लिए काम करे ना, टोटल से ही निकालना है। ये रूरल और अर्बन अभी हमारे बिल्कुल काम का नहीं, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, बिल्कुल सीधे नीचे आ जाए, बाकी से हमको कोई अभी सीधे नहीं। तो हमारे पड़ोसी राज्यों में आप ध्यान से देखो, यानी भाई हमारे पड़ोसी राज्य क्या, मध्य प्रदेश से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ये लगे हुए। इनमें अगर हम देखें तो भी वही बात हो गई, हमारे पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में जनजातीय आबादी है ही नहीं, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है। तो हमारे पड़ोसी राज्य में, जैसे हमारे यहाँ तो 21.1% है, भारत में 8.6% है, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर 30.6% है। ये बड़ा फिगर है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरे जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य, उनमें किसी में भी प्रतिशत के अनुसार हमसे ज्यादा जनजातीय आबादी नहीं। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें जो ऊपर की ओर जाए तो उत्तर प्रदेश जनजातीय आबादी नहीं है, नीचे की ओर जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी, 30.6% आबादी जनजातीय बहुल है वहां की। तो ये इस तरह से हमको ये भी अपने पड़ोसी, बाकी अर्बन और रूरल को आप छोड़ दीजिए। अभी हाँ, जैसे अभी मैंने आपको ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में देखो आप कितनी, 0.2%, ये है ही नहीं, ना के बराबर है। 0.2 को आप क्या मानोगे। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी जो है वो अगर कहा जाए मतलब राज्यों की जो है वो बात हो गई क्या है। अब यहां से कहानी की उलझन के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम डिवीजन के अनुसार देखें ना, ये यूनिक आंकड़ा है जो आपको जनरली जो बुक्स होती हैं उनमें नहीं मिलेगा, जिन बुक्स वाले जो है वो इसको आंकड़े को नहीं लिखते। तो अगर हम डिवीजन में जाएं तो पूरे तो नहीं, हम सबसे पहले ऊपर एक टॉप और एक बॉटम डिवीजन में, रूरल अर्बन नहीं उठाना। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें जनजातीय आबादी अच्छी खासी है, किस संभाग में बहुत ज्यादा है, किस संभाग में जो है वो बहुत कम है। ये अगर आंकड़े पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर हम ये टोटल ये वाली ये जो है वो इन आंकड़ों में देखें तो इसमें एक तो ये दिख रहा है शहडोल। ठीक है, तो शहडोल में आपको यहाँ पर जनजातीय आबादी, एक सेकंड इसको कर्सर उससे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। शहडोल में आपको जनजातीय आबादी कितनी दिख रही है, 42.8%। ये सबसे ज्यादा अगर कहा जाए यहाँ पर। और चंबल में आपको कितनी दिख रही है, 4.2%। अब इससे फायदा क्या होता है,
अगर हम केवल संभाग मतलब बेसिक अगर कोई पूछता है कि भाई इससे हमको क्या फायदा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम संभाग स्तर के भी हमने आंकड़े जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, या हमको संभाग स्तर के आंकड़े मालूम है, और हमें ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे डिवीजन है, किस डिवीजन में कौन सा जिला आता है, अगर वो आंकड़े हमारे दिमाग में, देखो पढ़ाई को आप थोड़ा सा जोड़कर सीखोगे तो कहीं पढ़ाई जो है वो आपके बहुत हेल्प करेगी। पढ़ाई को जोड़कर नहीं सीखोगे तो फिर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो उसमें दिक्कतें जो है वो आना शुरू होंगी। तो डिवीजन वाइज देखें तो हमें ये एक साफ कहानी है कि चंबल से लगा हुआ पूरा बेल्ट वहां ट्राइब्स हैं ही, ना के बराबर जो है वो ट्राइबल बहुल आबादी वहां पर है। जबकि अगर हम यहाँ इसमें देख रहे हैं, एक सेकंड, ये खसक गया हमारा फिगर थोड़ा सा ऊपर, इसमें देख रहे हैं शहडोल, तो शहडोल के अंदर यहाँ पर, तो ये बस इतना आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो सीधे सीधे जो है वो पंच हो जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश के सभी संभागों में किस संभाग में जनजातीय आबादी सबसे ज्यादा है, शहडोल संभाग में 46.1%, किस संभाग में सबसे कम है, तो वो चंबल संभाग में। अब आप देखो स्मार्ट बनने के तरीके देखो, अभी आप खुद आंख बंद करके एक फील करो, अभी हाल ही में 15 नवंबर, इसको अपन लिंक करते हैं ना, 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति जी कहाँ आई थी? शहडोल आई थी। क्यों आई थी शहडोल? कभी सोचा शहडोल क्यों आई थी? वो शहडोल इसलिए आई थी कि वो वहां से पेसा नियम को लागू कर पाए। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 15 नवंबर 2022 से पेसा नियम लागू हो चुका, उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया, वो आपको जब मन करता है वो आप देख लेना, पेसा नियम वाला। तो वो आई तो अपन इससे कि यार अभी एक अगर आपसे कोई पूछे यार शहडोल में क्यों आई, तो आप कहोगे कि भाई साहब शहडोल के अंदर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये जो जिले आते हैं संभाग के अंदर, शहडोल संभाग में ना, शहडोल में क्या हो गया, एक शहडोल हो गया, एक उमरिया हो गया, एक अनूपपुर हो गया, 3 जिले हैं शहडोल संभाग में, ये मेन, ये तीनों जनजातीय बहुल आबादी वाले, इसलिए वहां। अभी आप चंबल चले आओ तो चंबल में क्या है, मुरैना है, श्योपुर है, भिंड, यहाँ क्या जनजातीय आबादी है क्या? नहीं है। ग्वालियर चले आओ, ग्वालियर में आपको देखो यहाँ आपको कितनी दिख रही है, केवल और केवल 8.9%। तो ग्वालियर में क्या होता है ना, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, यहाँ केवल एक आपको सहारिया जनजाति मेन मिलेगी, बाकी नहीं मिलेंगी। तो इससे लिंक हो गया कि हो सकता है कि आपकी किस्मत जो है वो अच्छी हो या खराब, जो भी कह लो आप, कि यही प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के सब संभागों में किस संभाग में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है, तो उन्होंने कहा साहब शहडोल में, और ये लिंक कर दे वो क्वेश्चन उससे, क्योंकि राष्ट्रपति जी आई थी और पेसा नियम वहीं से लागू हुआ, इसीलिए ना। तो ये एक अपने को आंकड़ा याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से कोई लेना देना नहीं। अब सीधी कहानी में आते हैं, रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज के ऊपर शेड्यूल ट्राइब की, कि जिले के आधार पर शेड्यूल ट्राइब की क्या परसेंटेज है। तो जिले में आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो ये रेड कलर का, जो डार्क कलर का शेड दिख रहा है, ये आपके लिए काम का है। यहाँ आप देखिए अलीराजपुर में 89%, झाबुआ में 87%, बड़वानी में 69.4%, डिंडोरी में 64.7%, मंडला में जो है वो 57.9%, और धार में 55 जो है वो 9%। अब इसमें दो चीजें काम की, एक तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई पूछेगा कि भाई अभी मध्य प्रदेश में मतलब कितने जिले हैं जनजातीय बहुल, तो इस समय वर्तमान में मध्य इस आंकड़े के हिसाब से नहीं, 2011 में तो 85 जिले थे, अभी 52 जिले। 52 जिलों में जो इस समय है, उन 52 जिलों में 6 जो हैं वो पूर्ण जनजातीय जिले कहलाते हैं। पूर्ण का क्या मतलब हुआ यहाँ, कि भाई ये जो आबादी है ये 50% से ज्यादा है वहां ट्राइबल, मोर देन 50% से ज्यादा आबादी है, तो ये पूर्ण जनजाति। बाकी जो बचे हुए 15 जिले हैं उनको बोलते हैं आंशिक जनजातीय बहुल जिले। आंशिक है ना, मैं नहीं कहता, ये मध्य प्रदेश सरकार भी कहती है, आप अगर उनके ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करेंगे, वो कई जगह ये लिखती है कि मध्य प्रदेश के 21 जिलों में से 6 जिले पूर्ण जनजातीय बहुल है, और जो 15 जिले हैं वो आंशिक जनजातीय बहुल है। तो आंशिक यहां पर अगर कहा जाए तो ये कौन से 6 हैं, तो ये, अब इसमें एक उलझन हो गया। अब आप अगर यहां ध्यान से देख पा रहे हो इस मैप में, अब ये जो अलीराजपुर जैसे जिले हैं ये छोटे हैं, और धार जैसे जिले, अब ये धार है ना, धार जैसे जिले आकार में बड़े। तो अगर प्रतिशत को छोड़ दे कोई और जनसंख्या पूछ ले तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा हमारा। तो जनसंख्या में कहानी उल्टी हो जाएगी, जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो धार नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, कभी जनसंख्या के हिसाब से देखो बड़वानी नंबर 2 हो जाएगा, यहां पर अगर कहा जाए ना, झाबुआ फिर नंबर 3 के ऊपर आएगा, ये जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो।
जस्ट यहाँ पर आ गया। तो जैसे पूछे आपसे कि भाई प्रतिशत के अनुसार अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, धार, ठीक है, 6 जिले ऐसे हैं आज मध्य प्रदेश में। आज मतलब अभी तो देखो 2021 की जनगणना तो अभी हुई जी नहीं है, देखा जाए तो आंकड़ों की तो हम बात ही ना करें, कि भाई 6 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार की जितनी ट्राइबल योजनाएं होंगी वो इन जिलों से फोकस करते हुए निकलेंगी, ये ध्यान रखना। देखो अभी इसको आप ऐसे दिमाग लगाओ, पहला अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सिकल सेल एनीमिया मिशन शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट में पहले 2 जो जिले उन्होंने चुने वो कौन से चुने? झाबुआ, अलीराजपुर। कोदो कुटकी जनजातीय बहुल क्षेत्र में जो है वो मुख्य खाद्यान्न में आता है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट की मेन जो है वो अगर कहा जाए डिश में रख रहा है उसको, आज हम वहां से उसको जो है वो पहचान दिलाने की जो है वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझो ना कि ये क्यों हो रहा है। तो इस तरह से पहली चीज है ना। अब दूसरे चले जाए नीचे, नीचे अगर हम बॉटम में जाएं तो भिंड, मुरैना, दतिया। अब यहां आपको अनोखी चीज मिल रही है, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, इन तीनों में 2.5%, यानी ये तो आएगा ही नहीं 2.5 वाला। लेकिन अपने को ये पता है कि यार भिंड में केवल 0.4% जो है वो जनजातीय आबादी, केवल 0.4% यहाँ। और संख्या के अनुसार भी भिंड में ही आएगी। ठीक है, बस मुरैना की जगह द्वितीय आ जाएगी। यानी अगर आप जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो भिंड नंबर 1 पे आएगा, फिर उसके जस्ट बाद जो है वो दतिया नंबर 2 पे आएगा, फिर दतिया के बाद जो है वो मंदसौर जो है वो सॉरी मुरैना जो है वो नंबर 3 पे आएगा। ये कैसे? जनसंख्या के अनुसार। जैसे भिंड में 6131 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कहा जाए जो है वो आबादी जो है वो शेड्यूल ट्राइब की भिंड में इतनी। तो ये आपको पूछ सकता है। अब इस पूरे आंकड़े से आपको एक और अनोखी चीज क्या मिली, ध्यान से देखिए। इसी आंकड़े को मैं नीचे एक इमेज के रूप में दिखा रहा हूं यहां पर। ये इमेज हमें क्या इंडिकेट कर रही है? जैसे कोई पूछे, ये इमेज हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मध्य प्रदेश में मूल जनजातीय बसाहट कहाँ दिख रही है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मूल जनजातीय बसाहट पूरी की पूरी अगर कहा जाए इस सतपुड़ा के बेल्ट में, ये पूरी की पूरी बेल्ट है। इसको अगर अपन थोड़ा सा कर्सर को और डार्क कर ले यहाँ से ये, और हम कहें कि भाई ये जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा सतपुड़ा माउंटेन वाली जो बेल्ट है, ये पूरी सतपुड़ा की माउंटेन की बेल्ट है। यानी आपसे कोई टेक्निकली पूछ ले कि भाई सतपुड़ा और विंध्याचल में से कौन सा जो है वो अगर कहा जाए पर्वतीय क्षेत्र मुख्य रूप से जनजातीय बहुल है, तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि यार भैया सतपुड़ा ही जो है वो जनजातीय बहुल मेनली। जैसे अगर कहा जाए इसको अपन कुछ बेसिक देख ले कि भाई ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, ये पूरा क्षेत्र जो है वो भील जनजाति बहुल है, सबको ही मालूम है ना। भीलों की बहुत सारे जो है वो फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ कार्यक्रम होते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें कि जो होली थी इस समय भगोरिया हाट हुआ था, तो यहाँ पर ये भील जनजाति इस पूरे बेल्ट में आए। खरगोन से थोड़ा सा खंडवा, बैतूल वाले बेल्ट में तो यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति का निवास मिल जाएगा। यहाँ अपन जाएंगे तो कोरकू आ गए। इस पूरे क्षेत्र में आगे थोड़ा और बंट बनाया छिंदवाड़ा तक तो गौंड, फिर छिंदवाड़ा में चले जाएं तो भारिया, ठीक है, पातालकोट तामिया में, ये तो मालूम ही होगा। मंडला बालाघाट चले जाएं तो बेगा, इसके थोड़े पास में चले जाएं तो अगरिया। आप खुद देखो ना, मेन जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातियां हैं, ठीक है, भील, गौंड, कोरकू, भारिया, अगरिया, ये जितनी जनजाति है वो इस बेल्ट में ज्यादा है। हाँ, ऊपर अगर कहा जाए ये बेल्ट जो है ये हालांकि यह जनजाति बहुल नहीं, लेकिन यहाँ एक जनजाति आपको अत्यंत पिछड़ी मिलेगी, वो है सहारिया। यहाँ सहारिया जो है वो मिल जाएंगे, ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन टेक्निकली मैप से हमको ये समझ पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले आज सिंपल सा कि भाई वो जो अभी 20 जिलों में हमने पेशा जो है वो अधिनियम लागू किया, और उसमें से कोई 6 जिलों के नाम बताओ, तो आंख बंद करके नीचे के 6 जिले आप दिमाग लगा लोगे, ऊपर की ओर दौड़ ही नहीं लगाओगे, क्योंकि इमेज आपकी वहां जो है वो जा रही है। या ज्यादातर जो वो जो 11,757 गांव हैं जिनमें वो पेशा नियम लागू हुआ है, वो कहाँ होंगे? तो आप कहोगे भाई ये सतपुड़ा की बेल्ट से ही लगे हुए वाले क्षेत्र में ही होंगे ज्यादातर, है ना। और सरकार ज्यादातर कार्यक्रम यही चला रही। शंकर शाह, रघुनाथ शाह का संबंध इधर से है। यानी आपको मालूम होगा कि गौड़ जो है वो अगर कहा जाए राजवंश से संबंधित थे। या अभी हमने जो है वो अगर कहा जाए कि जो मैंने अभी आपको कहा शहडोल वाला। तो इस तरह से हम ये आंसर तक जो है वो जा सकते हैं। ये पहला क्लियर हो गया सबका, मुझे लगता है कि सबको ये साफ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ क्या जनजाति है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जितना काम का एग्जाम में होगा यहाँ पर वही पढ़ेंगे। अब तहसील वाइज बात करें तो केवल एक टॉप और बॉटम का याद रखना।
रतलाम जिले की जो है वो बाजना तहसील में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है, सबसे ज्यादा यहाँ, ठीक है, मतलब कोई पूछे अगर कहा जाए। और इधर अगर कहा जाए ये रोन भिंड से यहाँ पर नीचे की ओर जाओगे तो ठीक है, मेहगांव भिंड की जो तहसील है वहां सबसे कम जनजातीय आबादी, बस ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ जो है वो आएगा। ये हमारी हो गई जनजातीय आबादी से संबंधित एक बुनियादी जानकारी कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय बसाहट है वो कहाँ है, कौन सी जनजाति है। चूंकि अभी आपने एक और अच्छा आंकड़ा बता दूं, चूंकि आपने देखा कि ज्यादातर जनजातीय बसाहट आपको झली झाबुआ अलीराजपुर जो है वो बड़वानी धार जिलों में बहुत ज्यादा मिली। इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर हम भील आबादी देखें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए जनजाति कौन सी है, भील। कोई पूछे प्रदेश की, हमारे मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 8.25% तो अकेला भील ही आबादी है। ये ध्यान रखिएगा, अकेली अगर कहा जाए कि जो कुल जनसंख्या है उसमें से 8% अकेली जो है वो भील जनसंख्या, 59 लाख, ठीक है, अगर कहा जाए 59,93,000 जो है वो भील आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी मोटा मोटा माने तो 60 लाख लोग जो है वो भील जनजाति समुदाय से जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और इसी बेल्ट में ये जितना भी मैंने नाम बोला ना, जो है वो झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खंडवा खरगोन मंदसौर रतलाम, इस बेल्ट में ही जो है वो ये बसाहट है। तो ये एक आंकड़ा आपने जो है वो नोट कर लिया होगा, यानी ये एक यूनिक आंकड़ा मैंने दे दिया कि कोई पूछे मध्य प्रदेश में भील आबादी कितनी, तो ये एकल जनजाति के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो भील। कुल भील समुदाय की आबादी मध्य प्रदेश में कितनी, तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो 59,93,921, ये भील आबादी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये एक भील आबादी से जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है। तो भील ट्राइब के जितने भी कल्चर्स और फेस्टिवल से जुड़े हुए या जो इवेंट्स हैं वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार करके चले आना भैया, अनुरोध है सबसे मेरा। क्यों, क्योंकि बाकी ट्राइब से आएगा ही आएगा, लेकिन भील चूंकि सबसे बड़ी जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में, तो उससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा जो होगी। अब हम आ जाते हैं सीधे अगले फेज के ऊपर। अब ये पहला तो हमको समझ पड़ेगा कि कहाँ क्या बसाहट है। अब यहां से हम अगले फेज पर गए, शेड्यूल ट्राइब में सेक्स रेशो के ऊपर, यानी लिंग अनुपात। तो ओवरऑल पहले इंडिया का देखें, तो इंडिया में हमें दिख रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब में सेक्स रेशो है वो बहुत अच्छा है, यानी 990। ये बहुत हेल्दी सेक्स रेशो है, यानी अब 100% ही हो गया समझो, यानी प्रति 1,000 पुरुष पे 990 जो है वो स्त्रियां हैं यहाँ। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना में हमारा भी मध्य प्रदेश के अंदर भी जो मतलब ट्राइबल सेक्स रेशियो है वो बहुत अच्छा है, 984। इसको हम मतलब अच्छा क्या, बहुत ही जो है वो अगर कहा जाए अच्छा जो है वो माने तो अच्छा हो। क्यों, क्योंकि देखो नाइन, आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई 2011 की जनगणना में ओवरऑल मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो जो था ओवरऑल वो था 931, यानी इसमें नीचे एक मैं फिगर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया, ये आंकड़ा जो है वो है एसटी का, और ये यहां पर लिख रहा हूं मध्य प्रदेश का। तो अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो मध्य प्रदेश में 984 वाला, इसमें थोड़ा कलर अपन दूसरा ले लेते हैं, 984 वाला जो आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में ना था 931, यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो 931 था। रूरल सेक्स रेशियो जो था वो मध्य प्रदेश के अंदर 936 था। अर्बन सेक्स रेशियो जो था वो मध्य प्रदेश में 918 था। इससे सिद्ध है कि ओवरऑल मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों की तुलना में जनजातीय बहुल आबादी में जो है सेक्स रेशियो बहुत बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे दो तीन कारण हैं, ठीक है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय आबादी की बसाहट बहुत अच्छी है। दूसरा, आज शहरी क्षेत्रों में तकनीकों ने कहीं ना कहीं समस्याओं को बहुत पैदा किया। ये जो मतलब अगर कहा जाए कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच करना, ये जो अपराध है ना, ये गांव की तुलना में शहरों में ज्यादा है। ठीक है, सरकार ने पीसीपीएनडीटी जैसे एक्ट बना तो दिए हैं, लेकिन उनका जितना बहुत आज भी दुरुपयोग होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं हो रहा है दुरुपयोग। और वो मतलब हमारी ही जो है वो अगर कहा जाए अवेयरनेस से उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें बात करें, एक आप सोचो, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, ठीक है, वो 1994 से बना, तब से आज तक हम सेक्स रेशो को नहीं बढ़ा पाए इतना अच्छा। ठीक है, ओवरऑल वो तो अलग से अलग बात हो गई, यानी क्या क्लियर हुआ,
आपके आंकड़े दोनों आप कॉपी के अंदर एक के बाद एक सीरियल बाई सीरियल लिखोगे। पहला आपके दिमाग में आ गया कि 2011 में 984, ठीक है, रूरल में 986 और अर्बन में 956, यानी अच्छा खासा रूरल में सेक्स रेशो रहा, ओवरऑल में भी जो है वो अच्छा जो है वो सेक्स रेशो रहा। अगर हम भारत की तुलना में देखें तो भारत में भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय की बात। और अगर ध्यान से देखा जाए, भारत में आप देखो, गोवा में 1046, केरला में 1035, अरुणाचल में 1032, यानी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां जनजातीय आबादी में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष से महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, विशेषकर गोवा, केरला, अरुणाचल आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जो है वो स्थिति क्या है, बहुत बहुत ही अच्छी है। इसको हम जो है वो अच्छा जो है वो मान सकते हैं, कोई दो राय की बात नहीं। जबकि अगर हम बॉटम, ये तो हो गई ये बेसिक, अगर कहा जाए बॉटम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बॉटम दिख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर 924 ही है केवल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, वो तो खैर आएगा नहीं इतना। अब कहानी सीधे नीचे जाए, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी अगर हम कहें कि सेक्स रेशो में देखना हो, तो चूंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां 1020 है। या हम ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं कभी, देखो आप ये हमेशा याद रखिए, मैं पढ़ाते समय चीजें दिखाता हूं, उसमें से ये तय करता हूं कि क्या प्रश्न बनने की संभावना है, क्या प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। इसमें केवल ये है कि यार हमारे पड़ोसी राज्यों में भी एक राज्य ऐसा है जहां 1000 से ऊपर जो है वो सेक्स रेशो है, और उसका नाम है छत्तीसगढ़, ये हम कह सकते हैं। ठीक, ओवरऑल वापिस आ जाते हैं। अब सीधे हम अगर संभागों में जाए, तो संभागों में स्थिति हमको जो है वो 2011 में अच्छी मिल रही। इतने पूरे संभागों में हम देखें तो शहडोल, वही बात आ गई, शहडोल संभाग में सबसे अच्छा सेक्स रेशो है, यानी लिंग अनुपात है अनुसूचित जनजाति में 1002। ये सबसे अच्छा सेक्स रेशो आपको जो है वो शहडोल संभाग के अंदर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप ये आसानी से ये मतलब याद रख सकते कि भाई सभी जो मतलब हमारे जो संभाग हैं उसमें शहडोल ओवरऑल में भी जो है वो जनजातीय आबादी के हिसाब से भी शहडोल नंबर 1 है, और सेक्स रेशो के हिसाब से भी जो है वो शहडोल डिवीजन को आप जो है वो नंबर 1 पे जो है वो रख सकते हो। बाकी आप सोचो कि सबसे कम वाला या कुछ हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो उसमें पंच होंगे। ठीक है, ये चाहे तो हम जो है उसको रख सकते हैं, बट आएगा नहीं इतना। चाहो तो ये वाले आंकड़ों में से आप जो है वो देख सकते हो, जैसे ये 1002 तो शहडोल का हो गया। कम वालों में आप चाहो तो, क्योंकि उलझ जाओगे आप, इसलिए इसको छोड़ दो। मतलब ये यहाँ पर एक तो हो गया 1000, अच्छा सॉरी, इसमें अपन ये वाला तो भूल ही गए, गलत बोल गए ना अपन। ये शहडोल से नीचे जबलपुर ज्यादा, अब मेरे को भी आंकड़े थोड़ी याद रहते हैं, मैं भी देख के पढ़ा रहा हूँ यहाँ से कुछ आंकड़े। तो जबलपुर का ज्यादा दिख रहा है, जबलपुर नंबर 1 है और शहडोल नंबर 2 है। यानी अब अपने को एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या मिल गया कि मध्य प्रदेश के 2 संभाग ऐसे हैं जहां सेक्स रेशो 1000 से ज्यादा है जनजातीय आबादी में, 1000 से ज्यादा है ना, ये अपने को याद रखना है यहाँ। और फिर बाकी तो खैर अब याद रखने की जो है जरूरत नहीं, इतना याद रखिए। अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा जिला वार जाए यहाँ। अब डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको जो क्वेश्चन जो है मिल सकता है वो है कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो है वो जनजातीय आबादी में जो सेक्स रेशो है वो तो हो गया 984 यहाँ पर। एक सेकेंड, ये लेकिन आपको एक अच्छी चीज मिली कि बालाघाट में सबसे ज्यादा है जनजातीय सेक्स रेशो, यानी ट्राइबल जो है वो सेक्स रेशो, फिर मंडला, फिर डिंडोरी। इसमें आप केवल बालाघाट याद रखिए, लेकिन एक फिगर और याद रखिए कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना में, 2011 की बात कर रहे हैं ना, यानी जितने आंकड़े आपको मिलेंगे वो टेक्निकली 50 जिलों के आधार पर ही मिलेंगे, कि जनगणना में या जो है वो 8 ऐसे जिले थे, ये जो 8 जिले दिख रहे हैं जहां सेक्स रेशो 1000 से ऊपर था। ठीक है, ये 8 जो जिले थे यहाँ पर सेक्स रेशो 1000 से ऊपर था, ये एक बहुत ही, और अब इस बार तो इसमें झाबुआ, बड़वानी, छिंदवाड़ा भी शामिल होगा अब, क्योंकि जो 2021 में, लेकिन अभी तो हमारे पास आंकड़े नहीं, तो ना तो सरकार आपको देगी कुछ, ना तो प्रश्न आएगा इस तरह का। तो ये, और नीचे जाए तो वही भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ है ही नहीं जनजातीय आबादी। तो भिंड में सबसे कम 867, फिर मुरैना 903, फिर ग्वालियर 913। तो ये याद रख सकते हैं। ये कलर भी हमको बहुत अच्छे से इंडिकेट करने के लिए जो है वो बता रहा है। ये जो डार्क कलर है तो हमको दिख रहा है कि जितना सतपुड़ा वाली बेल्ट है वहां पर सेक्स रेशो अच्छा है।
और 8 जिले ऐसे हैं जहां सेक्स रेशो जो है वो 1000 से ऊपर है। ठीक है, फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। ये मतलब सेक्स रेशो में हमको एक बेसिक इतनी जानकारी होना चाहिए। इसमें अब जो तहसील है, तो तहसील का तो सेक्स रेशो आएगा नहीं, तो आप क्यों मेहनत करो, छोड़ दो उसको। मतलब अपने को नहीं पढ़ना है कि तहसील में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आता है अगला, सेक्स रेशो के बाद चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, है ना। अब मतलब चाइल्ड पॉपुलेशन में भी एक इंपॉर्टेंट, चाइल्ड मतलब 0 to 6 ईयर एज ग्रुप वाला जो है वो बेल्ट, जो है बच्चों की जो जनसंख्या है उसको अपन चाइल्ड पॉपुलेशन कहेंगे। अब यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के अंदर 18.5% जनजातीय आबादी बच्चों की थी। 18.5%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 18.7 और शहरी क्षेत्रों में 14.9। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल 18.5 याद रखिए। इस वाले आंकड़े में हमको हमारे पड़ोसी राज्यों को भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कि किस राज्य में कितना था क्या था, तो इन आंकड़ों को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। संभाग को देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो नहीं आएगा, छोड़ दो। सीधे नीचे आ जाए कि चाइल्ड पॉपुलेशन यानी शिशु जनसंख्या जिसको कहते हैं, कि भाई 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय शिशु जनसंख्या का प्रतिशत, अब यहां तो थोड़े सरप्राइजिंग फिगर आ रहे हैं, जो हम तुक्के से भी लगाते तो गलत ही लगाते हैं। तो 2011 की जनगणना में आपको दिख रहा होगा कि जो शेड्यूल ट्राइब चाइल्ड पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत 23.1% जो मतलब आबादी है वो शिशु मतलब टोटल जो शेड्यूल ट्राइब की उसमें से अशोकनगर में। अशोकनगर के बाद दूसरे नंबर पे शिवपुरी और तीसरे नंबर पे विदिशा, जिसमें अशोकनगर और शिवपुरी की रैंकिंग एक जैसी, 1-2 एक जैसे ही जो है वो आपको दिख रहे हैं। तो एक ये अशोकनगर याद रखना है, और जस्ट सीधे नीचे है इसमें टॉप 5 और बॉटम 5 भी नहीं रखना। और सभी जिलों में सबसे कम शिशु जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जो है वो कहां पर है, सिवनी में। ठीक है, केवल 14 जो है वो अगर कहा जाए प्रतिशत। तो एक ये आंकड़ा हमको याद रखना है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि शायद जो है वो हमसे बन जाए। फिर जहां यहां से वापस जाए, तहसील छोड़ दो, कोई काम का नहीं यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल। तहसील के बाद अगले पे आ जाए, यहां पर अगर कहा जाए चाइल्ड सेक्स रेशो, ये आ सकता है। ठीक है, बस जीरो, अभी हमने ओवरऑल देखा था सेक्स रेशो। सेक्स रेशो और चाइल्ड सेक्स रेशो में केवल अंतर इतना है कि जब हम 0 to 6 ईयर एज ग्रुप के लिए निकालते हैं तो वो चाइल्ड सेक्स रेशो हो जाता है, ओवरऑल के लिए निकालते हैं तो वो सेक्स रेशो हो जाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो में अगर हम भारत में देखें जनजातीय क्षेत्र में, तो 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशो है 957, जो सेक्स रेशो वाले आंकड़े थे उससे कम है। यानी यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह तो है कि लगातार जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो में इश्यूज तो हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा 2001 की तुलना में 2011 में ये गिरावट है। सेम मध्य प्रदेश में देखें कि 2001 में जहां चाइल्ड सेक्स रेशो शेड्यूल ट्राइब में 979 था, वो घट कर जो है वो 2011 में 952 हो गया। ठीक है, और सीधी सी बात है कि ज्यादा कहाँ घटा होगा, तो अर्बन क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा घटा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 55 है, ये 35, यानी आज हमारे पास 935 है और रूरल क्षेत्रों में 953 है। तो अगर ये वाला आंकड़ा आप ये पूरा भले ही मत आप याद रखो, कॉपी में लिख जरूर लेना चाहिए क्योंकि काम तो आ ही जाते हैं कहीं, बट ये वाला आंकड़ा अपने को याद रखना है। इसमें अपने को याद रखना है कि भाई 2011 की जो जनगणना थी उसमें मध्य प्रदेश में अभी हम अनुसूचित जनजाति के आंकड़े पढ़ रहे हैं तो वही याद रखना पड़ा। अनुसूचित जनजाति में जो शिशु लिंग अनुपात है वो 952 है, शिशु लिंग अनुपात है ना, बाकी की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब जिले वाइज देखें यहाँ, तो बाकी किस राज्य में कितना है ये छोड़ दें, हमें बिल्कुल काम का नहीं है। अगर आ भी जाए, हम तो कहते हैं भाई आ भी जाए, क्वेश्चन छोड़ना पूरता है, लेकिन अननेसेसरी के डेटों को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ ना कुछ जो है वो बलिदान करना ही पड़ता है। आप सोचोगे सब चीजें मिल जाए तो बेबुनियादी बात है। सिविल सर्विस के एग्जाम में 100% तैयारी करके कोई नहीं निकाल सकता एग्जाम। ठीक है, इसीलिए आज तक कभी किसी सिविल सर्विस के एग्जाम का कट ऑफ 100% नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 55-60% पे जाके फाइनल स्कोर क्लोज हो जाता है, उसके पीछे का कारण ही है यहाँ। तो सब चीज तो पढ़ नहीं सकते, तो पूरे आंकड़े तो दिमाग लगाए नहीं। तो डिवीजन वाला भी अभी हमारे कोई काम का नहीं, इसको भी हम छोड़ दें कि डिवीजन में क्या है, सीधे डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है कि ओवरऑल बालाघाट जो जिला है उसमें अनुसूचित जनजाति का या शेड्यूल ट्राइब का चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें टॉप
और बॉटम का एक एक याद रखिए। वैसे तो कॉपी में 3-3 लिख लीजिए, बट याद जो है वो एक ही रखिए कि भाई बालाघाट जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद मंडला जिला आता है, फिर उसके बाद अलीराजपुर आता है। और बॉटम के आंकड़ों में जाए यहाँ पर, तो यहाँ आप बॉटम के आंकड़ों में जाओगे तो आपको सरप्राइजिंग फिगर मिलेगा। वो जो भिंड वाली कहानी थी, अब यहाँ वो चेंज हो गई, यहाँ आ गया ग्वालियर, फिर आ गया रीवा, फिर आ गया मुरैना। तो जब कोई फिगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है तब वो एग्जाम में जगह भी बनाने लगता है। तो ग्वालियर अब ये पूछा भी नहीं गया कभी, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के मतलब किस जिले के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति में शिशु लिंग अनुपात सबसे कम था। तो आंसर जो है वो कि ग्वालियर में जो है वो सबसे कम था, 886। फिर दूसरे नंबर पे आया रीवा, 896। तो ये शिशु लिंगानुपात की जो है वो बात हो गई, ये इतना अपने को याद रखना है। इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चाइल्ड सेक्स रेशो की कहानी हो गई, यहां तक है ना। अब चाइल्ड सेक्स रेशो से आगे बढ़े, ठीक है। अर्बन और रूरल का बहुत ज्यादा मतलब आपसे जो है वो पूछेगा नहीं, तो उसके ऊपर आप जो है वो मतलब दिमाग ना खर्च करें अपना, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जनरली ये वाला प्रश्न जो है वो पूछेगा नहीं कि अर्बन और रूरल में जो है वो क्या, आपको जो है वो ओवरऑल वाला ही पूछेगा। तो आप ओवरऑल वाला ही याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी दिमाग जो है वो खर्च मत कीजिए। अब सीधे नीचे आते हैं, यहाँ पर तहसील भी छोड़ दीजिए, अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है तहसील। हालांकि आपका मन करता है तो ये स्क्रीन में कर देता हूं, तो आप उसको रोक कर नोट कर सकते हैं अगर आप में से किसी का मन है तो। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसकी महत्वता है इसकी। अब आते हैं अगले और सेकंड लास्ट फेज के ऊपर, लिटरेसी यानी साक्षरता दर। हमको सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, इस बार बदल जाएगा ये परिभाषा, 7 वर्ष का हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और समझ सकता हो ना। लिखने पढ़ने के साथ उसको समझने का ज्ञान भी होना चाहिए उस चीज को, ठीक है। रीड एंड राइट भी हो यहाँ पर, और विथ अंडरस्टैंडिंग, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं उसको, तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो 2011 की अगर हम जनगणना के आंकड़े देखें तो हमें ये पता चलता है यहाँ कि भारत के अंदर जो, ये पहले भारत में देखें, भारत में जनजातीय साक्षरता दर जो थी वो 58.7% थी, और मध्य प्रदेश में जो जनजातीय साक्षरता दर थी वो 50.6% थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्राइबल लिटरेसी रेट है या जनजातीय साक्षरता दर है, उससे मध्य प्रदेश की जनजातीय साक्षरता दर कम है। ये पहला। इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो रूरल मध्य प्रदेश है यानी ग्रामीण मध्य प्रदेश, उसमें जनजातीय साक्षरता दर शहरी जनजातीय साक्षरता दर से बहुत कम। यहाँ केवल 49.3% जो है वो अगर कहा जाए शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वहां की, वो लिटरेट है। शहरी क्षेत्रों में 66.7%। तो ये एक आपने को एक आंकड़ा ये वाला याद रखना है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कि हम भाई देश से आगे हैं कि पीछे, तो हम पीछे हैं। तो अब हम उसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। बाकी छोड़ दीजिए, सभी राज्यों के अंदर कहाँ क्या है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लिटरेसी है ट्राइबल पॉपुलेशन में, मिजोरम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है वो सबसे कम है, ये याद रखिएगा। मतलब 49.2% ही जो है वो अगर कहा जाए आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल में ना। रूरल और अर्बन की मैं बात नहीं कर रहा अभी, वो छोड़ दें अपन। अब मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम सीधे जाएं डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, डिवीजन को हम छोड़ दें, डिवीजन में इतना अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि किस डिवीजन में कितना है क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे भी जो है वो जबलपुर की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ भी आपको जबलपुर ही डिवीजन जो है वो साक्षरता दर में सबसे ज्यादा दिख रहा है, 60.8 ओवरऑल, इसको अगर आप ध्यान से पूरे आंकड़े को देख पा रहे हो, है ना। पर वो आएगा नहीं, छोड़ दीजिए। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो इसमें अगर हमारे आंकड़े हमारे को याद नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जनजातीय आबादी हमेशा झाबुआ अलीराजपुर से जुड़ी होती है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र है। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा जो है वो लिटरेसी रेट है शेड्यूल ट्राइब के अंदर, 66.7% जो हमको यहाँ दिख रही है। फिर उसके बाद भोपाल, फिर उसके बाद जबलपुर, ठीक है। ये एक आपने को जो है वो याद रखना है, ये 3 आप याद रखिए, बाकी जो है वो आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जब हम नीचे जाएंगे तब हमको वो जो फिगर जो हम उम्मीद कर रहे थे, अलीराजपुर
झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी। तो आप इसमें अलीराजपुर याद रखिए कि अलीराजपुर जो है वहां केवल 32.4%, यानी जो जनजातीय आबादी है उसका केवल 32.4% भाग जो है वो लिटरेट है, यानी साक्षर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। तो अभी आपने देखा होगा कि इन जिलों में ही, इसीलिए आप देखोगे कि जब बालाघाट, भोपाल, जबलपुर इस बेल्ट में आएंगे तो सरकार अगर फंक्शनल लिटरेसी के ऊपर काम कर रही है। अभी आप एक वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला करंट अफेयर्स में मैंने फंक्शनल लिटरेसी भी समझाने की कोशिश करी है पूरी। यहाँ पर तहसील छोड़ दीजिए, कोई हमारे काम का नहीं है कि किस तहसील में क्या है। ठीक है, ये रोक कर आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे कोई काम का है तो नोट कर सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम का है। यहाँ पर लिटरेसी रेट, तहसील को छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं। अब ये मतलब आपको बेसिक जो है वो आपको ये पता चल गया, यानी लिटरेसी रेट के बारे में आंकड़ा जो है वो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये जो याद रखना, जो ऊपर मैंने जो है वो बता दी कि कहाँ क्या है लिटरेसी रेट और कितना है। अब लिटरेसी रेट के बाद अगले के ऊपर आते हैं, ये तो हो गई ओवरऑल लिटरेसी रेट। फिर आखिरी ये जो है वो क्वेश्चन इसमें और एक और बन सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपको ये भी पढ़ाई दूं। नीचे आ जाता हूँ, ये है वर्क जो है वो पार्टिसिपेशन रेट। यानी अगर कहा जाए कि जो काम करने की जो उसके अंदर जो है वो दर है वो कितनी, कितने लोग जो है वो कार्य में लिप्त हैं, यानी वर्किंग पॉपुलेशन ही बोल लो सीधे सीधे, अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए उसमें। तो 2011 के अंदर अगर हम इस रेट के ऊपर जाए तो भारत में ये ओवरऑल जो है वो अगर कहा जाए 48.7 था, मध्य प्रदेश में 49.9 था, यानी भारत से हमारे ये जो है वो आंकड़े ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि जनजातीय बसाहट हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मैंने शुरू में ही बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन की बसाहट मोस्टली जो है वो आपको रूरल जो है वो इंडिया के अंदर मिलेगी। अर्बन जो है वो क्या बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ये आंकड़े आपको जो है वो मतलब बहुत ही कम जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इसको WPR के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कभी कोई पूछेगा भाई इसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको WPR भी कहते हैं। या आपकी सरल भाषा में पार्टिसिपेशन रेट को मतलब श्रम भागीदारी, कितने लोग भागीदार हैं यानी काम करने में। जैसे अगर राष्ट्र निर्माण की जब बात आती है तो कि भाई कहते हैं ना कि कितने लोग भागीदार हैं इसके अंदर, तो उन्होंने कहा साहब जो है वो 40% लोग जो है वो श्रम भागीदार। तो इस तरह से श्रम भागीदारी दर भी अगर आप कहना चाहो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल श्रम भागीदारी दर या वर्क जो है वो पार्टिसिपेशन रेट 49.9% है। ग्रामीण जो है वो मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी में यह दर ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में ये दर जो है वो कम है। ये एक बेसिक जो है वो हमको जो है वो इसमें जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर हम चले जाएं, बाकी राज्यों से हमें कोई लेना देना नहीं, इसके आंकड़े कभी नहीं आएंगे। सीधे हम जिले के ऊपर चले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, कोई पूछेगा भाई कि जितने भी जिले हैं उन जिलों में किन जिलों में जो श्रम भागीदारी दर जो है वो सबसे ज्यादा है जनजातीय आबादी में और सबसे कम है। इसमें आप शुरू के 3 और बॉटम के 3 भी मत याद रखें, आप केवल जो है वो अगर कहा जाए एक ही याद रखिए। पहला डिंडोरी, कि डिंडोरी में सबसे ज्यादा है 56.8, और सबसे नीचे चले जाइए भिंड में सबसे कम है 32.1%। ये कॉपी के अंदर जो है वो अगर हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और हमेशा एक चीज याद रखिए, यहाँ इससे नहीं, सभी के लिए जब भी आप वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करोगे वो हमेशा 15 साल की आयु से ही शुरू होगा। हमेशा कि 15 साल से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य में, श्रम में, रोजगार आदि में जो है वो लिप्त है, उसके साथ ये जो है वो परसेंट जो है वो जोड़कर देखा जाता है। ऐसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि 15 साल से 60 साल की आबादी वर्किंग पॉपुलेशन की डेफिनेशन में आती है, यानी कार्यशील जनसंख्या की परिभाषा में आती है। और 15 साल से कम की जो आबादी होती है वो डिपेंडेंट, जैसे आपके घर अगर कोई 11 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा है तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, और अगर 60 साल से ऊपर है, जैसे 65, 60, 68 साल, 70 साल के आपके दादाजी वगैरह, तो वो भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे सरकारी आंकड़ों में, है ना। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है, याद रखिएगा, युवा कंट्री है हम पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो आप भी युवा ही हैं,
तो या आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप किस पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो आप वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो माने जाएंगे। ये मैंने आपको पूरे आंकड़े जो है वो आज बता दिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ओवरऑल जनजातीय जनसंख्या कितनी है, किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जैसे धार जिले में, प्रतिशत के अनुसार का, मतलब दोनों चीजें अलग अलग याद रखना। जैसे मैंने बताया कि धार में जनसंख्या के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार जो है वो अलीराजपुर में, सबसे कम अगर कहा जाए जनसंख्या के अनुसार जो है वो भिंड में, प्रतिशत के अनुसार भी जो है वो अगर कहा जाए जो है वो भिंड के अंदर ही सबसे कम। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े, लिटरेसी रेट अपन ने अभी देख लिए, सेक्स रेशो देख लिया, चाइल्ड सेक्स रेशो देख लिया, चाइल्ड पॉपुलेशन देख ली हमने, वर्किंग पॉपुलेशन देख ली। इतने आंकड़े जनजातीय बहुल आबादी से संबंधित आपको पता होना चाहिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा। और जाते जाते मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मैंने बताया भील, 8.253 आबादी भील की है। हर पांचवा, चूंकि 21.1% आबादी जनजाति है, इसलिए हर पांचवा व्यक्ति हमारे राज्य के अंदर जनजाति बहुल क्षेत्र से आता है। ठीक है, दूसरा क्या अपन ने शुरू में ही देख लिया था कि सतपुड़ा से लगा हुआ पूरा बेल्ट जनजाति बहुल है, इसीलिए वहां के जितने भी जिले होंगे वो ट्राइबल पॉपुलेशन से जुड़े हुए होंगे। जितने भी जिले होंगे वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। दूसरा, मध्य प्रदेश की, जाते हुए खत्म करते हुए, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, जिसकी टोटल जो है वो मतलब मध्य प्रदेश के अंदर भूमिका 2011 के अनुसार 7.013% गौड़ जनजाति। हाँ, उसकी अगर उप जनजातियों को, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में कई उप सब ट्राइब के रूप में मिलती है ना, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस, ठीक है, सोलाहस, ये सब गौड़ जनजाति की उप जनजाति। इनको मिला लें तो फिर ओवरऑल में गौड़ सबसे बड़ी जनजाति बन जाएगी। इसका एक वीडियो भी है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स का। मैंने अपनी लाइव क्लास जो मैं इंस्टीट्यूट में लेता हूँ, मतलब ऑनलाइन बैच मेरा, उसका वीडियो भी मैंने जो है वो उसी की रिकॉर्डिंग, मतलब अलग से नहीं बनाया था यूट्यूब के लिए, उसी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डली, मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा उसको। तो आपके पास टाइम हो तो आप उसको भी देख लेना, तो कुछ आंकड़े आपको वहां से भी जो है वो अपने लिए जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी तरह से सहयोग करते रहिए, बने रहिए, खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और जैसे पिछली बार भी मैंने बोला है कि एक टेस्ट सीरीज है मेरे पास आपके लिए, और मैं कहूँगा तो ये तो नहीं कहूँगा कि अब वो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर बहुत हेल्दी है। आप अगर उसको लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको एग्जाम को में सेलेक्ट होने में एक अपना अलग ही एक लेवल देगी। उस टेस्ट सीरीज का यूनिक सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें टेस्ट के साथ वन लाइन फैक्ट के भी पेपर हैं, प्लस करंट अफेयर्स की जो मेरी लाइव क्लास में लेता हूँ अपने मतलब ऑनलाइन बैचेस में, वो उसमें आपको अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दे रखी है साथ। उसकी लिंक भी मैं नीचे भेजूँ दूंगा इसमें, मतलब आप उससे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, खूब ईमानदारी से एक महीने जी तोड़ मेहनत कीजिए, फिर तो आनंद ही आनंद उठाना है जीवन में। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको, और ईश्वर करे कि आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।